आपके पास एक असली दिमाग है। हाँ, ये आपके दस्ताने हैं जी, ठीक है। और ये मेरा सेट है और हम इन्हें पहनेंगे क्योंकि हमें पहनना ज़रूरी है क्योंकि इन दिमागों में पैरा फ़ॉर्मल्डिहाइड है और सुरक्षा कारणों से हमें अपने दस्ताने पहनने पड़ेंगे। इनमें फिर से क्या है? पैरा फ़ॉर्मल्डिहाइड यही दिमाग के ऊतकों को सुरक्षित रखता है। ठीक है। ठीक है, तो क्या हम इस खास दिमाग को बाहर निकालें और देखें? तो अगर मैं इसे बिना दस्ताने के छू लूं तो क्या होगा? शायद यह उतना अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि इससे आपकी त्वचा पर गंभीर लाल चकत्ते और खुजली हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें पैरा फ़ॉर्मल्डिहाइड है। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने हाथ में कुछ दे सकता हूँ, अब मैं तुम्हें दिमाग दे सकता हूँ। ये बकरी का दिमाग है और कई मायनों में ये हमारे दिमाग जैसा ही दिखता है। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी सिलवटें हैं, है ना? क्योंकि इसका ज़्यादातर ऊतक अब मुड़ा हुआ है। तो ये मानव दिमाग के जायरी और सल्काए कहलाते हैं। यही आप कल्पना करते हैं जब आप इंसानी दिमाग देखते हैं, लेकिन यह बकरी का दिमाग है। लेकिन क्या ये ऐसा है? क्या मेरा दिमाग ऐसा है? तुम्हारा दिमाग इससे बड़ा है। ये लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है, पर यह साफ तौर पर सिर्फ 200 ग्राम का ही लगता है। क्या ये वैसा ही लगता है? संरक्षित होने पर इसका एहसास वैसा ही होता है। इंसानी दिमाग संरक्षित हो तो एहसास वैसा ही रहेगा। संरक्षित इंसानी दिमाग देखने पर वह बड़ा दिखेगा। यह लगभग इतना बड़ा होगा और यह इससे काफी छोटा है। लेकिन अच्छी दिमाग और हमारे दिमाग के बीच कई संरचनाएं समान होती हैं। हमारे दिमाग और अच्छे दिमाग के बीच एक बड़ा अंतर और एक समानता बताइए। मानव दिमाग में कॉर्टेक्स का जो हिस्सा है वह बहुत बड़ा होता है। आप सेरिबेलम को नहीं देख पाएंगे क्योंकि कॉर्टेक्स इतना फैल गया होता है कि वह सेरिबेलम के ऊपर आकर उसे पूरी तरह से नीचे छुपा देता है। इसीलिए इंसानी दिमाग में यह हिस्सा आसानी से दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह बहुत बड़ा है। विकास के दौरान यह हिस्सा इतना बड़ा हो गया है कि दोनों तरफ फैलकर ढक गया है और अंदर छुप गया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम 2 पैरों पर चलते हैं, यानी द्विपाद चाल। अब सोचिए, अगर यह बकरी होती तो इसका सिर होता और इसके 4 पैर होते। ये भी इसी तरह से हिल गया है। मानव मस्तिष्क में ये हिस्सा नीचे दबा है, ये बड़ा है और दोनों तरफ फैला है। रीढ़ नीचे झुक रही है, न कि रीढ़ की हड्डी? बाहर की ओर निकल रही हो। ओह, तो ये ऐसा है। ये रीढ़ की हड्डी की शुरुआत है। यहीं से लंबी रीढ़ की हड्डी निकलेगी, जिसके दोनों तरफ से नसें निकलती हैं जो अंगों और शरीर के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करती हैं। ये एक स्पष्ट अंतर है। साफ है। आकार भी एक बड़ा स्पष्ट अंतर है। लेकिन वह विशिष्ट हिस्सा कहाँ है? मान लीजिए जो हम इंसानों में है, क्योंकि हम कहीं अधिक शक्तिशाली इच्छा शक्ति वाले हैं। तो इंसानी दिमाग की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के मुकाबले जानवरों के दिमाग में ये कैसे होती है? बकरियों में भी ये महत्वाकांक्षा होती है कि वे अच्छा घास ढूंढकर खाएं। ठीक है। हमारे अंदर भी वह इच्छा है। हम इसे वैसी महत्वाकांक्षा नहीं मानते। लेकिन अगर बकरी घास या खाना ढूंढने निकले, पानी पीने की प्रेरणा बिना वह नहीं बचेगी। प्रेरणा सर्किटरी लगभग समान होती है। जो चीजें खाने को प्रेरित करती हैं, वही चांद पर उतरने की महत्वाकांक्षा जगाती हैं। ये वही मूलभूत सर्किटरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानों में ये सर्किटरी अलग काम करती है। बकरियों में भी प्रेरणा की सर्किटरी होती है जिसके बिना जानवर जीवित नहीं रहेगा, शारीरिक रूप से ये कहाँ है? ये एक ढांचे में है। जिसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहा जाता है, जो ठीक इसके नीचे है। अगर आप इसके नीचे जाए तो वहां यह संरचना मौजूद है और फिर वहां से नसें पूरी तरह जाती हैं। इसके नीचे स्ट्राइटम नाम का क्षेत्र है। इसे खोलकर आप देख सकते हैं। स्ट्राइटम के आधार पर न्यूक्लियस अकम्बेंस नाम की संरचना होती है। यही प्रेरणा होती है। क्या मैं इसे घुमा सकता हूँ? हाँ, इसे घुमा दो। तो ये वही जगह है। इंसानों में भी ये लगभग वैसा ही है। ये बहुत समान है। ये बहुत समान है। ये वहां होता है चाहे आप चूहा हो, चूहिया हो, गिलहरी हो, बकरी हो या इंसान हो। हम सभी के दिमाग में वह मूलभूत सर्किटरी होती है। यही वही सर्किटरी है जो आपको प्यास महसूस कराती है और पानी पीने, खाना खाने, सेक्स करने के लिए प्रेरित करती है। ये सभी एक ही बुनियादी निर्माण खंड हैं। दिमाग के नीचे ये इसके अंदर है। ये ये यहाँ नीचे एम्बेडेड है। इसकी सुरक्षा आखिर कौन करता है? बाहर क्या है? तो ये चीज यहाँ से निकलती हुई आपकी पिट्यूटरी होगी, इसका क्या महत्व है? जो आपके शरीर के सभी हार्मोन बनाती है। वो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायराइड हार्मोन, ये सभी हार्मोन जो शरीर के बाकी हिस्सों में जाते हैं और हार्मोनल नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। ये एक छोटी सी डंडी से बाहर आते हैं जिसे अब काट दिया गया है। लेकिन यहाँ हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी यहीं से निकलती है। आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं। दिलचस्प। अगर मैं आपको चूहे का दिमाग दूं तो आप वही चीज देखेंगे, ठीक है? तो अब
चूहे का? चूहे का दिमाग है। अब यहाँ जो बात साफ दिखती है वह ये है कि यह चिकना है और वह घुंघराला और झुर्रीदार, जबकि वह दूसरा हिस्सा बिल्कुल चिकना है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉर्टेक्स का आकार अपेक्षाकृत छोटा है और खोपड़ी में यह बिना मुड़े ही फिट हो जाता है, जबकि अच्छे मानव दिमाग में कॉर्टेक्स पहले से ही फैला हुआ है और उसे फिट करने के लिए उसे मुड़ना पड़ता है। तो अगर आप इस कॉर्टेक्स को निकालकर सीधा कर दें, ठीक है, जैसे अगर आप इसे सीधा कर दें तो ये एक एक रुपए के सिक्के जितना होगा। अगर आप इसे निकालकर सीधा कर दें तो ये एक छोटी पुरी जैसा होगा। ठीक है। अगर आप बंदर का दिमाग निकालकर उसे फैला दें तो वह एक चपाती जितना होगा, और अगर इंसान का दिमाग निकालकर फैला दें तो वह एक पिज्जा जितना बड़ा होगा। यही फर्क है। बड़ा होगा। यह बड़ा है। तो अब लेकिन खोपड़ी उतनी नहीं बड़ी है। हम ऐसे नहीं घूम रहे हैं कि हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी हो जैसे मेगा माइंड हम की खोपड़ी छोटी है। अब सब उसमें फिट होना चाहिए। फिट करने को उसे मोड़ना पड़ता है, और मोड़ना पड़ता है। और इसी वजह से आपके दिमाग में ये मोड़ होते हैं जिन्हें जायरी और सल्साई कहा जाता है। ये एक चिकना, इसे लाइसेंस फेलिक ब्रेन कहते हैं, जो एक चिकना दिमाग है। लेकिन असल में यहाँ एक सवाल है, तो ये मस्तिष्क संरक्षित दिमाग है। हाँ। सही है। हाँ, एक जीता जागता दिमाग जो शायद अभी मेरे सिर में है या किसी जीवित जानवर के भीतर है, तो एक मृत दिमाग और एक संरक्षित दिमाग के बीच क्या बुनियादी फर्क है? तो एक मृत दिमाग मान लीजिए हमने अभी अभी निकाला, अगर दिमाग को शरीर से बाहर निकाल दें तो उसमें बहुत सारा खून तुरंत दिखाई देगा। दिमाग आपके खून की आपूर्ति का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। यहाँ खून नहीं दिख रहा क्योंकि उसे निकालकर साफ कर दिया गया है। साथ ही ये काफी नरम होता है क्योंकि ऊतक मरने पर कोशिकाएं मरने लगती हैं और वे सचमुच घुलने लगती हैं। इनमें कई एंजाइम होते हैं जो अपघटन करते हैं। अगर मैं आपको जीवित दिमाग दूं तो वह मिनटों में बिखरने लगेगा। ठीक है। यहाँ ये संरक्षित है क्योंकि इसमें फॉर्मेलिन डाला गया है। बहुत से लोगों ने इसे स्कूल में देखा होगा, जब आप प्रयोगशालाओं में जाते हैं और इन लंबे लंबे जारों में चीजें देखते हैं। जब आप कोई सांप या शरीर का हिस्सा देखते हैं तो उसे फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड से संरक्षित किया जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे, और अब ये वास्तव में वर्षों तक इसी तरह रहेगा। दिलचस्प है, लेकिन क्या इससे शोध या किसी और काम में कोई फर्क पड़ता है? जैसे अगर मैं आरएनए या डीएनए देखना चाहूं या यह देखना चाहूं कि कौन से जीन एक्टिव हैं, तो मैं यह इस संरक्षित दिमाग में नहीं कर सकता। यह जीवित दिमाग में करना होगा। और क्या ये छोटा हो जाता है? हाँ, फॉर्मेलिन में प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग से चीजें कसकर आपस में जुडेच जाती हैं, जिससे यह थोड़ा सिकुड़ेच जाता है। इस वजह से यह थोड़ा छोटा हो जाता है, पर ज्यादा नहीं। और अब जब ये संरक्षित हो गया है इन सब चीज़ों के साथ, तो ये संरक्षित दिमाग आपको जीवित दिमाग के बारे में क्या बता सकता है जो मेरे मन के अंदर है? तो फिर आप इसको छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो और ये इस साथी को वापस यहीं रख देते हैं, और अब इसे लेते हैं और मैं आपको इसका छोटा या अन्य विकासवादी रिश्तेदार दिखाता हूं। वह है चूहा। तो आपको यह समझ में आएगा कि चूहे का दिमाग कैसे काम करता है। चूहा और चूहिया अलग हैं। दोनों अलग हैं। हम इन्हें चूहा कहते हैं, सोचते कि चूहा ठीक एक वास्तविक बात है या मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ? आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जिसने ये सवाल पूछा है। लोग सोचते हैं कि चूहा और चूहिया क्या ये एक ही नहीं है? आपने एक बड़ा चूहा देखा है। हाँ, आपने ये छोटे चूहे देखे हैं, पर ये बच्चे नहीं हैं। ये चूहिया हैं जो अलग प्रजाति है। ये एक चूहिया का दिमाग है और ये चूहे का। और चूहिया काफी छोटी होती है। एक वयस्क चूहिया लगभग 25 ग्राम की होती है। एक वयस्क चूहे का वजन करीब 250 ग्राम होता है। वे काफी बड़े होते हैं, है ना? जो आप रेलवे स्टेशनों पे देखते हैं। स्टेशनों पर दिखने वाला यही जीव है। आपके घर के कोने में घूमता और खाना खाता जीव वही अक्सर हाउस माउस यानी घर की चूहिया होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बहुत मिलते जुलते हैं। हालांकि इन जानवरों के आकार अलग हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली समान है। ये रात में सक्रिय रहते हैं और बाहर आना पसंद करते हैं। एक वास्तव में इनकी बहुत सी जैविक विशेषताएं एक जैसी हैं, भले ही ये अलग अलग प्रजातियां हैं। और आप इन जानवरों का अध्ययन करके काफी जानकारी पा सकते हैं, क्योंकि कई बार नियम यहाँ यहाँ और यहाँ एक जैसे होते हैं। सामान्य नियम क्या है? मस्तिष्क की प्रक्रियाओं वाले न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र में भी ऐसे ही मौजूद हैं। उनका जुड़ाव और नेटवर्क अलग है, पर बुनियादी ढांचा एक जैसा ही है। यह लेगो की तरह है, जिससे आप साधारण चीजें बना सकते हैं। आप एक जटिल चीज बना सकते हैं। आप कुछ ऐसा भी बना सकते हैं जो बहुत बहुत तो बुनियादी संरचनाएं आमतौर पर बहुत बहुत समान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जटिलता बढ़ती है, इन नेटवर्क से अलग अलग कार्य उभर कर आते हैं।